एंड सोशल चेंज, औद्योगिक समाज और सामाजिक बदलाव। तो जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स उस समय के चल रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, वो साइन थे नए समय के, यानी नए काल के, नए युग के। तो ये एक ऐसा समय था जिस समय जो सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस थे वो काफी तेजी से हो रहे थे, यानी सोसाइटी भी बदल रही थी और इकोनॉमी भी बदल रही थी। ये एक ऐसा समय था जिस समय बहुत सारे नए सिटीज का उदय हुआ था, नए शहरों का उदय हुआ था और बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन डेवलप हुए थे और रेलवेज एक्सपेंड हुए और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसने मेन वोमेन और चिल्ड्रेन इन सभी को फैक्ट्रीज के नजदीक लाया और फैक्ट्रीज में काम करने पर एक तरह से कह सकते हैं मजबूर किया। तो जो फैक्ट्रीज में वर्क आवर होते थे वो काफी लंबे होते थे और वेजेस काफी पुअर होते थे, यानी काफी कम होते थे। अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो कॉमन था और पार्टिकुलरली ऐसे समय में जिस समय इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड काफी कम होता था। और इसके साथ साथ हाउसिंग और सैनिटेशन, यानी जो लेबर्स थे इंडस्ट्रीज में उनके रहने की व्यवस्था और उसके साफ सुथरा रहने की व्यवस्था, ये काफी एक बड़े प्रॉब्लम थे टाउन्स के, क्योंकि जो टाउन्स थे वो बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहे थे, बहुत ही स्पीड में बढ़ रहे थे। तो जो लिबरल्स थे और रेडिकल्स थे ये इन समस्याओं के समाधान की तलाश में लगे हुए थे। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज है, ये इमेज लंदन के मिड 19th सेंचुरी के गरीबों को दर्शाता है और इसे बनाया था एक उस समय के कंटेम्पररी पेंटर हेनरी मेहेव ने। और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है तो जो ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्रीज थी वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी थी, यानी कोई एक आदमी था जो उसका मालिक था। तो जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे वो खुद ऐसे प्रॉपर्टी के ऑनर्स थे या और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय दिया करते थे, यानी वो एक तरह से एम्प्लॉयर्स थे। तो उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, अपने वेल्थ यानी जो पैसे, धन दौलत, वो सभी ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स के थ्रू ही कमाया था। तो इसलिए उन्हें लगता था कि इस तरह के एफर्ट को इनकरेज करना चाहिए और इसी से एक तरह से विकास हो सकता है। तो इन चीजों का फायदा, सबसे ज्यादा फायदा तभी उठाया जा सकता है जो जब इकोनॉमी का वर्कफोर्स, यानी एक देश में रहने वाले लोग, जो वर्कफोर्स है, जो काम करने वाले कामगार हैं, वो हेल्दी हो और सिटीजन्स, उस देश के सिटीजन्स एजुकेटेड हो। तो ये लेकिन अपोज किया करते थे प्रिविलेजेस को जो कि ओल्ड एरिस्टोक्रेसी के पास थी बाय बर्थ, और ये बिलीव करते थे किसी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति के खुद के मेहनत, लेबर और उद्यमशीलता पर ये बिलीव किया करते थे। इनका मानना था कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को पूरी तरह से छूट दी जाए, फ्रीडम दी जाए और उसके फ्रीडम को इंश्योर किया जाए और किसी भी पुअर को लेबर करने का छूट दिया जाए और जिसके पास पैसा है यानी कैपिटल है उसे बिना किसी रोक टोक के काम करने की छूट दिया जाए, तो इस तरह से सोसाइटीज में बदलाव आ सकता है और सोसाइटी डेवलप हो सकती है। तो इसके बाद बहुत सारे वर्किंग मेन और वुमेन जो थे, जो कि लेबर्स थे या फिर पेजेंट्स थे, जो कि काम किया करते थे, जो चेंज चाहते थे, उन्होंने रैलीज करना शुरू की लिबरल्स के साथ, रेडिकल ग्रुप्स के साथ और कई दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अर्ली 19th सेंचुरी में। यानी कि जो लेबर्स थे, या तो वो मेन थे या वोमेन, ये किसी न किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। यानी कि अगर वो लिबरल की रैली है तो कुछ उसमें इन्वॉल्व हो गए, कुछ रेडिकल ग्रुप की रैलीज में इन्वॉल्व हो गए और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के रैलीज में इन्वॉल्व हो गए। तो इसके बाद कुछ नेशनलिस्ट ऐसे थे जिसमें कि लिबरल्स भी इंक्लूडेड हैं और रेडिकल्स भी, तो जो रिवॉल्यूशन चाहते थे और चाहते थे कि जो 1815 के बाद यूरोप में जो गवर्नमेंट्स आई उन पर रोक लगे, उनको खत्म किया जाए और
फ्रांस, इटली, जर्मनी और रसिया, इसमें जो कुछ ऐसे नेशनलिस्ट थे वो उन्होंने रिवॉल्यूशन करना शुरू किया, वो रिवॉल्यूशनरीज बन गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और कॉन्स्पिरेसी करना शुरू कर दिया कि किस तरह से उस समय के मोनार्क्स को हटाया जाए गद्दी पर से और सरकारों को खत्म किया जाए। तो ऐसे नेशनलिस्ट बात करते थे या फिर चाहते थे ऐसे नेशंस का निर्माण करना जहां पर सभी सिटीजन को इक्वल राइट्स प्राप्त हो। 1815 के बाद जोसेफ मेजिनी जो कि एक इटालियन नेशनलिस्ट था, उसने कॉन्स्पिरेसी की बहुत सारे अदर्स नेशनलिस्ट के साथ मिलकर इटली में और इस चीज को प्राप्त किया, यानी इटली में सरकार को गिरा दिया और इटली का एकीकरण किया। जोसेफ मेजिनी, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है इटली के इतिहास में। और दूसरे देशों के जो नेशनलिस्ट थे इंक्लूडिंग इंडिया, उसके लिखे हुए लेख पढ़ा करते थे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है 1.3 और यह है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में समाजवाद का आना। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। तो जो सोसाइटी में बदलाव लाने के जो जितने भी विजन्स थे या फिर आइडियोलॉजीज थे, उनमें से सोशलिज्म एक सबसे दूरगामी सोच था, यानी ये सोच ऐसा था जो सबसे ज्यादा प्रभावी था लोगों पर, क्योंकि ये सबसे दूर तक की दृष्टि लोगों को दिखाता था। मिड 19th सेंचुरी आने तक यूरोप में सोशलिज्म एक बहुत ही वेल नोन आइडिया बन चुका था, जिसने बहुत ही ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया था अपनी ओर। तो जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही सभी तरह के सोशल इल्स का रीजन मानते थे। क्यों? तो इसका उनका तर्क ये था कि जो इंडिविजुअल्स हैं जो प्रॉपर्टी ऑन करते हैं और दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जैसे कि फैक्ट्री ओनर्स जो कि दूसरे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो सिर्फ अपने पर्सनल गेन के बारे में कंसर्न रहते हैं, अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचते हैं और वो जरा भी नहीं सोचते कि उनके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो किस कंडीशन में है और किस तरह से रह रहे हैं, और वही लोग हैं जो उनके प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाते हैं। तो इस तरह से अगर पूरी सोसाइटी अगर किसी भी प्रॉपर्टी का ऑनर रहे बजाय कि किसी इंडिविजुअल के, तो इस तरह से ज्यादा अटेंशन क्रिएट किया जा सकता है सोशल इंटरेस्ट पर, कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट पर, बकायदे किसी व्यक्ति के पर्सनल प्रॉफिट को छोड़कर। तो सोशलिस्ट इस तरह की चेंजेस चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कैंपेन भी करना शुरू कर दिया। तो लेकिन यह बात है कि क्या विदाउट प्रॉपर्टी एक ऐसा समाज जहां पर किसी व्यक्ति के पास कोई प्रॉपर्टी ना हो, क्या ऐसा समाज हो सकता है और किस तरह से सोशलिस्ट सोसाइटी बेस्ड रहेगी? तो इन चीजों के जवाब आगे हमें मिलेंगे। तो जो सोशलिस्ट थे उनमें भी बहुत सारे डिफरेंट विजन्स थे फ्यूचर को लेकर। उसमें से कुछ बिलीव करते थे आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप मिलकर कुछ बिजनेस करेगा और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वो सभी लोग आपस में बांट लेंगे। तो यहां पर एक नाम है रॉबर्ट ओवेन, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी का निर्माण किया न्यू हार्मोनी में, इंडियाना, जो कि यूएसए को कहा जाता है इंडियाना, वहां पर। और लेकिन जो दूसरे सोशलिस्ट थे उन्हें ऐसा लगता था कि कोऑपरेटिव का निर्माण किसी भी इंडिविजुअल के इनिशिएटिव पर वाइड स्केल पर नहीं हो सकता। एक दो इंडिविजुअल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें लार्ज स्केल पर कोऑपरेटिव का निर्माण करना है तो इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इन चीजों को इनकरेज करना पड़ेगा। फ्रांस में लुइस ब्लैंक वो चाहते थे कि गवर्नमेंट इनकरेज करे कोऑपरेटिव्स को और रिप्लेस करे कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, जितने भी कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस है उसे रिप्लेस किया जाए कोऑपरेटिव से। और ये जो कोऑपरेटिव्स थे ये एसोसिएशन थे ऐसे पीपल के जो
एक साथ मिलकर प्रोडक्ट्स या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करते थे और जो प्रॉफिट होता था उसे आपस में इक्वली बांट लिया करते थे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क जिस तरह से उन्होंने उस प्रोडक्ट में काम किया है। तो इसके बाद यहाँ पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स इन्होंने अपने आइडियाज को इसके आर्गुमेंट के बॉडी में इंक्लूड किया। कार्ल मार्क्स ने आर्गुमेंट दिया कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो एक तरह से कैपिटलिस्ट है और कैपिटलिस्ट जो है वो ओन करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज। कैपिटलिस्ट जो है वो फैक्ट्रीज को ओन करते हैं और प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट का होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है वर्कर्स के द्वारा। तो वर्कर्स का कंडीशन तब तक इंप्रूव नहीं हो सकता जब तक ये प्रॉफिट प्राइवेट कैपिटलिस्ट द्वारा एक्यूमुलेट किया जाता है, यानी पूरे बहुत सारे लेबर्स मिलकर प्रॉफिट जनरेट करें और ये पूरा प्रॉफिट केवल एक व्यक्ति जो उसका ऑनर है वो रख ले। तो इस तरह से वर्कर्स का कंडीशन नहीं सुधारा जा सकता। तो उनका कहना था कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना पड़ेगा और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को हटाना पड़ेगा। मार्क्स का मानना था कि लेबर्स को खुद को कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से आजाद करना पड़ेगा और वर्कर्स को ऐसे सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना पड़ेगा जहां पर प्रॉपर्टी को सोशली कंट्रोल किया जाए, यानी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की चीज हो ही ना और ये एक तरह की कम्युनिस्ट सोसाइटी हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 1.4 सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। 1870 आते आते तक सोशलिस्ट आइडिया एक यूरोप में काफी फैल चुका था और अपने एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए, यानी अलग अलग देशों में जो एफर्ट्स हो रहे हैं उनको एक साथ लाने के लिए सोशलिस्ट ने एक इंटरनेशनल बॉडी का निर्माण किया, यानी इंटरनेशनल संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। इंग्लैंड में और जर्मनी में वर्कर्स ने एसोसिएशंस का निर्माण करना शुरू कर दिया ताकि वो फाइट कर सके अपने बेटर लिविंग के लिए और अपने वर्किंग कंडीशन और बेटर लिविंग इन चीजों को सुधारने के लिए वो विरोध कर सके, फाइट कर सके गवर्नमेंट के साथ। और उन्होंने कई तरह के फंड्स को सेटअप किए अपने मेंबर्स को हेल्प करने के लिए जिस समय वो काफी स्ट्रेस में हो या फिर और वर्किंग और कई तरह के अगर प्रॉब्लम्स हो तो, और वो डिमांड करने लगे वर्किंग आवर को रिड्यूस करने के लिए और राइट टू वोट प्रदान करने के लिए। जर्मनी में एसोसिएशन, ये जितने भी एसोसिएशंस थे वो एक नाम से काम करते थे या फिर इस नाम के इर्द गिर्द काम करते थे जो कि था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD, और इस पार्टी को हेल्प किया करते थे पार्लियामेंट्री सीट्स, जो पार्लियामेंट इलेक्शन होते थे उनमें सीट्स जीतने में हेल्प किया करते थे। 1905 आते आते तक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियंस ने मिलकर लेबर पार्टी का निर्माण किया ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया फ्रांस में। लेकिन 1914 तक सोशलिस्ट किसी तरह से सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो सके थे पूरे यूरोप में, लेकिन वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में काफी मजबूती के साथ थे क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा नंबर्स थे सीट के और उनके आइडियाज जो थे लेजिस्लेशन को शेप करने में काफी हेल्प करते थे। लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो अधिकांश रूप से कंट्रोल में थी कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स के। हेलो फ्रेंड्स,